नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक चांदले। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 4 बड़ी खबरों में। आज हम दिन भर की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे और विस्तार से जानकारी देंगे और चलेंगे ग्राउंड जीरो पर इस खबर को तह तक जानने के लिए। पहली खबर में बात करेंगे, असम में एक से ज्यादा शादी बहुविवाह करना अब अपराध हो गया है। राज्य सरकार ने विधानसभा में बहुविवाह पर रोक लगाने वाले असम प्रोहिबिशन बिल ऑफ पॉलीगमी बिल 2025 को पास कर दिया है। आगे ये बिल अब राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के दस्तखत के साथ ही ये बिल राज्य में कानून बन जाएगा। इसे लेकर राज्य में हंगामा मचा हुआ है, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में हुई फायरिंग के आरोपी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम बंधु मान सिंह सेखों है, जो गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो गैंग का अहम हैंडलर बताया जा रहा है। तीसरी खबर में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला किया है। जानकारी बेहद अहम है, मामला सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। यूपी सरकार ने साफ आदेश जारी कर दिया है कि आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म तिथि के सबूत के तौर पर मान्य नहीं माना जाएगा। ये खबर बहुत जरूरी है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस खबर को देखने के लिए बने रहिएगा। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे, गोवा में भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण हो गया है। भगवान राम की यह प्रतिमा विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। भगवान राम की यह प्रतिमा विश्व में सबसे ऊंची होगी। भगवान श्री राम की इस प्रतिमा की ऊंचाई 77 फीट होगी। इसे कांस्य से बनाया गया है और पीएम मोदी इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 4 बड़ी खबरें विस्तार से आपके सामने रखते हैं। पहले बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। असम से बड़ी खबर है, असम में पॉलीगैमी अपराध हो गया है, बहुविवाह अपराध हो गया है। बहुविवाह पर रोक लगाने वाला बिल पास कर दिया गया है। बहुविवाह को बढ़ावा देने पर, बहुविवाह करने पर सीधे जेल की हवा खानी होगी। शादी छिपाया तो भी सख्त एक्शन होगा। सरकारी फायदा नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी से वंचित रहेंगे दोषी। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाएगी। बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं पॉलीगैमी में, बहुविवाह में, और इसको लेकर असम सरकार ने एक बहुत जबरदस्त कानून लाया है, जो अब राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही राज्य में से लागू कर दिया जाएगा। यानी असम में एक से ज्यादा शादी यानी कि बहुविवाह अब अपराध है। राज्य सरकार ने विधानसभा में बहुविवाह पर रोक लगाने वाले असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 को पास कर दिया है। आगे ये बिल राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। बिल कब से लागू होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस नए बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है तो यह अपराध माना जाएगा। इसकी सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना है। साथ ही पीड़ित को 1,40,000 रुपए मुआवजा देने का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल तक जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। अपराध दोहराने पर हर बार सजा दोगुनी हो जाएगी। यह कानून 6ठे शेड्यूल क्षेत्रों और शेड्यूल ट्राइब वर्ग पर लागू नहीं होगा। सरकार के मुताबिक इन क्षेत्रों की स्थानीय प्रथाओं को देखते हुए छूट दी गई है। बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों से अपने संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अपील की। हालांकि AIUDF और CPIM के प्रस्तावों को सदन ने वाइस वोट से खारिज कर दिया। असम सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में महिलाओं को अक्सर सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है और यह कानून उनकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इस बिल को राज्य में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने, परिवार व्यवस्था को कानूनी रूप से सुरक्षित करने और सामाजिक सुधार लाने के लिए एक निर्णायक कदम बताया जा रहा है। असम असेंबली में कल बहुविवाह को बंद करने के लिए एक विधायक को स्वीकृति मिला। इस कानून का अनुसार असम में बहुविवाह पॉलीगैमी नहीं होगा। अगर कोई घर में एक पत्नी होने का बावजूद अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा, उनको 7 साल का जेल होगा। साथ में अगर वो छुपा के शादी करते हैं तो उनको 10 साल तक शादी होगा, 10 साल तक उनका गिरफ्तार होगा, जेल होगा। कल असम असेंबली में अच्छा चर्चा हुए और ये जो पॉलीगैमी का बिल हुए, जो कानून तक
हमने परिवर्तन किया, इसमें काफी विधायकों ने सपोर्ट किया, सजेशन दिया और एक बहुत ही अच्छी वातावरण में हम लोगों ने ये पॉलीगेमी को बंद करने का बिल को पारित किया। अब नए बिल में क्या है, इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। पहली बात तो यह कि बहुविवाह को बढ़ावा देने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। असम सरकार ये कार्रवाई करेगी, असम सरकार एक्शन लेगी। शादी छिपाने वालों को सीधे जेल भेजने का प्रावधान किया गया है। बढ़ावा देने वालों को 2 साल जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर किसी ने बहुविवाह के लिए उकसाया तब। दूसरी शादी करने वालों को 7 साल की जेल दी जा सकती है। अवैध शादी कराने वालों पर भी एक्शन होगा, यानी जो शादी कराएगा उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। जो दोषी होगा वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा, यानी कि सरकारी नौकरी होगी तो यह छीन लिया जाएगा और अगर बाद में अप्लाई करेगा तो अगर इस मामले में दोषी सिद्ध हुआ है तो उसे अधिकार नहीं होगा सरकारी नौकरी करने का। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक की बात इस बिल में कही गई है, यानी कि बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। पीड़ित महिलाओं को मुआवजा दिए जाने के प्रावधान है। कानूनी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, ये भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। तो ये नए बिल की खासियत कह लीजिए, प्रावधान कह लीजिए, बाकी चीजें कह लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल माना जा रहा है इस राज्य के लिहाज से और ये दावा भी है असम की सरकार का। संदीप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ऐसे बिल्स को बड़ा बारीकी से देखते हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। इस बिल को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या परिवर्तन है या फिर ये वोट बैंक की राजनीति है? देखिए, इसको वोट बैंक की राजनीति तो राजनीतिक दल करते रहते हैं, लेकिन एक डेलिब्रेट एक्ट जब कोई राज्य पास कर देता है तो वह अपना एक कमिटमेंट दिखाता है कि किसी भी कानून को लेकर के उसकी क्या सोच है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहता है। क्योंकि अगर बहुविवाह की बात करें तो हमारे पुराने कानून आईपीसी में भी इसके लिए प्रावधान थे, भारतीय नागरिक न्याय संहिता बीएनएस में भी 81 और 82 में इसके प्रावधान है। और जिस तरह का प्रावधान इन्होंने किया है आसाम के मुख्यमंत्री जी ने, उसी तरह की व्यवस्था हमारे कानून में भी है। लेकिन बात यह है कि इस तरह के सेंट्रल कानून के ट्यून में जब राज्य कोई कानून बनाता है तो अपना कमिटमेंट दिखाता है कि वह उसे किस तरह से लागू करना चाहता है। क्योंकि केंद्रीय कानून जो होता है लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन राज्य उसको अपने राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से कहीं न कहीं उसको देखते हैं। तो ऐसे में इस तरह की चीजें आने के साथ ही बहुत सारे मुद्दों से एक तरह से कहें निजात मिलेगी आसाम के लोगों को, खासकर ऐसी स्थिति में जो लोग मैरिज कंसील करके, शादी छुपा करके शादियां करते हैं और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद नौकरी को लेकर के, पेंशन को लेकर के या फिर बच्चों के मेंटेनेंस को लेकर के, संपत्ति को लेकर के बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोगों का कोर्ट कचहरी जाने का चक्कर होता है उससे कहीं न कहीं ये निजात मिलेगी और लोगों का जो मुकदमों के प्रति झुकाव होगा वो कम होगा जो है। संदीप मिश्रा जी, एक और सवाल आपसे ये कि जब केंद्रीय कानून ऑलरेडी मौजूद है, जैसा कि आपने बताया, तो फिर राज्य को कानून लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? या तो फिर आप केंद्र के कानून को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसमें कोई कमी है तो आपने एक अलग से अपने राज्य के लिए एक बिल लेकर आए आप? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि कमिटमेंट दिखाता है और एक राजनीतिक भी आप इसको कह सकते हैं। एक राजनीतिक कहने मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब 81 और 82 अगर आप बीएनएस में सर्च करेंगे या देखेंगे खोल करके तो सिमिलर प्रोविजंस उसमें हैं और उसमें कहीं धर्म विशेष का नाम नहीं लिया गया। मतलब एट पार सेकुलर तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी अगर अपनी मैरिज को जिंदा रहते दूसरी शादी करता है तो उसे पनिशमेंट है। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के काम में शामिल होता है तो उसके लिए भी कानून में प्रावधान है, लेकिन कि मुस्लिम उसकी पर्सनल लॉ में सजा की जाए। तो इस तरह से एक राजनीतिक इसको उठा जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा है क्या? जी जी, मुसलमानों देखिए को तो मुस्लिम उनका धर्म पर्सनल मान्य लॉ और में उनके चौथी धर्म शादी को भी आप बिना तलाक की तो शादी नहीं कर सकते।
पर्सनल लॉ में उनके भी बिना तलाक दिए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। हाँ, ये बात है कि सहमति अगर है, अगले की सहमति दे करके वो साथ रह सकती हैं, लेकिन बिना तलाक के उनके यहाँ भी ऐसी व्यवस्था है। तो इस्लामिक लॉ में थोड़ा सा टकराव होगा, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, बरेलवी हैं और फिर अहमदिया है, बहुत सारे लोगों में सेक्ट हैं जिसमें टकराव होता है। यहाँ भी देखिए आपने, अगर जो कल्चर है, जो कस्टम्स है, उसको प्रोटेक्ट किया है आसाम सरकार ने अपने कानून में, जो है, जो पुरानी परंपराएं हैं उनको प्रोटेक्ट किया है। हालांकि जी कानून तो बना दिया, लेकिन जो कस्टम पहले चली आ रही उस पे किसी तरह से जो है टकराव पैदा ठीक नहीं है। किया है। तो एआईयूडीएफ देखना ने होगा इसका कि विरोध किया। ग्राउंड। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे दल हैं जो इसके खिलाफ खड़े हैं और ये टकराव की स्थिति बनाएगा और इस पर विवाद की स्थिति भी बन सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जोड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर क्या रुख कर लेते हैं। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का मामला जो है, उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। कैफे पर फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बंधु मान को गिरफ्तार किया है। कनाडा से दिल्ली आने के बाद गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद की गई है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन गैंग का शूटर है बंधु। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उसी शख्स की बताई जा रही है जिसे दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। स्पेशल क्राइम ब्रांच ने इसे अरेस्ट किया है। कनाडा से वापस आने के बाद अरेस्ट किया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं जब इसे अरेस्ट किया गया, जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कनाडा में जो कैप्स कैफे है उस पर फायरिंग करने के बाद इसे अरेस्ट किया गया है। बता दें, आरोपी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम बंधु मान सिंह सेखों है, जो गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो गैंग का हैंडलर बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से PX3 हाई एंड पिस्टल मेड इन चाइना बरामद की है, जिसमें 8 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस के मुताबिक सेखों के भारत में छिपे होने की खबर मिली थी। सेखों पर आरोप है कि उसने फायरिंग की साजिश रची और शूटर्स से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट तक भी मुहैया करवाया था। दरअसल कनाडा में कपिल के कैफे पर 10 जुलाई, 7 अगस्त और 18 अक्टूबर को 3 बार फायरिंग हो चुकी है। तीनों बार फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिद्धू नेपाली ने ली थी। क्राइम ब्रांच का कहना है कि सेखों लंबे समय से भारत और कनाडा के गैंगस्टर्स के बीच कड़ी के तौर पर काम कर रहा था। वो गोलीबारी, उगाही और धमकी जैसे मामलों में शामिल रहा है। पुलिस अब गोल्डी ढिल्लो गैंग के दूसरे सदस्य, फंडिंग चैनल्स, हथियारों की सप्लाई नेटवर्क को खंगाल रही है। इस कार्रवाई को हालिया अंतर्राष्ट्रीय गैंग के क्रैकडाउन के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसे पुलिस एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में, और आई थिंक 3 बार वहां पे फायरिंग हुई। और मे बी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहां का थोड़ा जो रूल्स है वहां के, सो पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज को कंट्रोल कर पाए। कनाडा के सरी में कपिल का एक कैफे है जिसका जिक्र अभी कपिल शर्मा कर रहे थे। 7 जुलाई 2025 को ओपनिंग हुई। 10 जुलाई को ही कैफे पर फायरिंग हो गई। हमलावरों ने कैफे पर 9 राउंड फायरिंग की। आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने हमले की जिम्मेदारी ली। दूसरी बार फायरिंग 7 अगस्त को हुई। कैफे की खिड़कियों में 6 गोलियों के निशान पाए गए। तीसरी बार फायरिंग 18 अक्टूबर को हुई। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इस हमले का दावा किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रजनीश, ये पूरा मैटर क्या है? जो शख्स गिरफ्तार हुआ, इसकी प्रोफाइल क्या है, जरा डिटेल से बताइएगा। देखिए विवेक, कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, मनदीप और दलविंदर। ये 2 जो है लोगों को गिरफ्तार किया था। ये हथियार सप्लायर थे। इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड चाइनीज मेड पिस्टल जो है वो जो आरोपी को जो गिरफ्तार हुआ है उसको जो है वो सप्लाई की है। जिसके बाद पुलिस जो है वो पहुंची, लुधियाना पहुंची, और उसके बाद जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसने साफ तौर पे ये खुलासा किया क्राइम ब्रांच के सामने कि जो कनाडा में कैप्स कैफे पे जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड यही था, बंधु सिंह।
यही मास्टरमाइंड था और जुलाई में, अगस्त में और अक्टूबर में जो फायरिंग की गई थी वो इसी ने करवाई थी। सबसे पहली बात, इसने ये भी कबूल किया कि साल 2023 में बंधु सिंह जो है वो वर्क वीजा पे कनाडा गया था और वहां पर वो गोल्डी ढिल्लो जो गैंगस्टर है उसके गैंग में वो शामिल हो गया था। गोल्डी ढिल्लो विवेक वही गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट का एक एक्टिव गैंगस्टर है और गोल्डी ढिल्लो के गैंग में रह के गोल्डी ढिल्लो ने इसको बोला कि वो कैप्स कैफे पे फायरिंग करे, जिसके बाद 3 बार कैप्स कैफे पे फायरिंग की गई। ना सिर्फ फायरिंग की गई बल्कि उसका वीडियो बनाया गया। उसके बाद गोल्डी ढिल्लो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उसकी जिम्मेदारी ली थी। जब ये पूरा मामला तूल पकड़ा था कनाडा में, तो ये जो बंधु सिंह था ये भागकर जो है वो 25 अगस्त बताया जा रहा है कि वापस भारत आ गया था। उसके बाद यहाँ पर छुप के रह रहा था और जब मनदीप और जो दलविंदर है वो गिरफ्तार हुए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच इसके पास पहुंची, लुधियाना पहुंची और इसके पास से चाइनीज मेड एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस इससे बरामद किए थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच जो है वो बंधु सिंह से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि भारत में इसके और कौन कौन से गैंगस्टर्स या शार्प शूटर के साथ संबंध है और इसके अलावा वो भारत या बाहर कौन सी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। जी रजनीश, इसकी गिरफ्तारी से क्या फायदा होगा दिल्ली पुलिस को, क्राइम ब्रांच को? देखिए विवेक, इसकी गिरफ्तारी से ये फायदा होगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो अब कमजोर पड़ता जा रहा है। इसके अलावा जितने भी अब जो शार्प शूटर्स जो दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग गैंगस्टर्स हैं, जो सिंडिकेट है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, उनके बारे में इसको सटीक जानकारी है क्योंकि ये लगातार उनके संपर्क में भी रहता है और वो लोग भी इसके संपर्क में रहते हैं। तो जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच जो बंधु सिंह के जरिए तमाम उस लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के गुर्गों और शूटर्स तक पहुंचेगी जो अभी तक क्राइम ब्रांच या दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। रजनीश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जन्म प्रमाण के लिए अब आधार मान्य नहीं होगा। विशेष सचिव अमित बंसल ने आदेश जारी कर दिए हैं। आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया है। जन्म प्रमाण के लिए आधार मान्य नहीं होगा। विशेष सचिव अमित बंसल ने आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला किया है। जानकारी बेहद अहम है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, उत्तर प्रदेश में लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि मामला सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। यूपी सरकार ने साफ आदेश जारी किया है। अब आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर मान्य नहीं होगा। योजना विभाग के विशेष सचिव अमित बंसल ने इसे लेकर विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि आधार में जन्मतिथि तो होती है लेकिन इसका कोई जन्म प्रमाण पत्र लिंक नहीं होता, इसलिए इसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। आधार कार्ड जन्मतिथि का अनुनय प्रमाण नहीं है। हालांकि राज्य सरकार की कई विभागों की ओर से अभी भी आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए सभी विभागों को इस बारे में जानकारी दी जा रही है। लिहाजा आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किए जाने के संबंधित निर्देश आप अपने मातहत विभागों को दें, ये विशेष सचिव की तरफ से कहा गया है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सहयोगी जुड़ रहे हैं संतोष पाठक। सीधे उनके पास चलते हैं। संतोष, ये आदेश क्यों जारी किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, देखिए विवेक, जैसा है कि आधार कार्ड में तमाम बार जब बनवाया जाता है तब कोई जन्म प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होती है। उसमें आप अपने फॉर्म में केवल अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं और आधार कार्ड बन जाता है। अभी बीच में ये देखा गया तमाम जगह जो नौकरियों के लिए वैकेंसीज आई उसमें भी ये आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ था वही फॉर्म में भर दिया गया, जबकि जब जांच की गई तो उनके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग पाई गई। तो शायद सरकार को ये मतलब महसूस हुआ कि ये जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इसका प्रयोग रोका जाए, इसीलिए ये आदेश जारी हुआ है। और अब ये आदेश के साथ में ये भी कहा गया कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप या तो बर्थ सर्टिफिकेट का प्रयोग करेंगे या नगर निगम के द्वारा दिया गया या अस्पताल में जहां पे बच्चे का जन्म हुआ है या जिसका भी जन्म हुआ है, अस्पताल सीएमओ के द्वारा अगर कोई पेपर जारी किया जाता है जन्म प्रमाण पत्र के लिए तो उसी को एज ए बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ प्रूफ के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकेगा। विवेक, इसमें एक और खास बात है जो जानकारी में आई है अधिकारियों से बात करने के बाद। उन्होंने कहा कि अगर जिन लोगों ने आधार कार्ड प्रस्तुत करके और जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया है, जैसे कई बार बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अस्पताल की डिटेल देनी होती है,
जी। तो अगर यानी कि किसी कहीं ने ना आधार कहीं कार्ड प्रस्तुत दुरुपयोग की जो आशंका या दुरुपयोग की बात है वो सरकार के संज्ञान में आई और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। शुक्रिया बहुत संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। गोवा पुर्तगाली संस्कृति को समेटे हुए है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि गोवा एक ऐसा राज्य हुआ करता था, ऐसा शहर हुआ करता था जहां सबसे ज्यादा मंदिर हुआ करते थे, तो क्या आप इस बात को यकीन करेंगे? मैं खुद गोवा जब गया और पूरे गोवा में जब मैं घूमा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पुर्तगालियों के आने से पहले सबसे ज्यादा मंदिर हुआ करते थे। इसलिए अब गोवा का संबंध भगवान श्री राम से भी जोड़ने जा रहा है। गोवा अपनी कई विशेषताओं के साथ अब भगवान राम के लिए भी जाना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गोवा में आज भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण हो गया है। पीएम मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया है। भगवान राम की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। भगवान श्री राम की इस प्रतिमा की ऊंचाई 77 फीट होगी। ये प्रतिमा कांस्य से बनी है। भगवान राम की ये प्रतिमा नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार के मार्गदर्शन में बनाई गई है। इस मूर्तिकार का नाम है राम सुतार। ये वही राम सुतार हैं जिन्होंने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था। हाथ में धनुष बाण लिए भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है। भगवान राम की इस प्रतिमा में दिव्यता और सौम्यता देखी जा सकती है। आज श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवत्तम मठ के 550 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा के साथ साथ रामायण थीम पार्क और राम संग्रहालय का भी निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ पहला गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जुड़ रहे हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। ये एक मील का पत्थर है गोवा के लिहाज से अगर कहें, लेकिन गोवा को हमारी जनरेशन में, शायद आपके जनरेशन में भी, या आने वाले जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन हैं, जो युवा जनरेशन है, उसमें गोवा को सिर्फ बीचेस, पार्टी, क्लब, मौज मस्ती और जो फिल्मों में भी दिखाया गया वो एक पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर दिखाया गया, जिसमें चर्च दिखाए गए और बाकी चीजें दिखाई गई। लेकिन गोवा का एक दूसरा प्रारूप भी है, स्वरूप भी है। गोवा का जो सनातन इतिहास है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि मैं गोवा में जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैं गोवा में बहुत जगह पर गया और मैंने पता किया तो पता चला कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मंदिर कभी एक समय में गोवा में हुआ करता था। शास्त्री जी देखिए, गोवा जो भूमि प्राचीन समय से ऋषि अगस्त की और कश्यप ऋषि की तपोस्थली रही है। उसके बाद जो मुगल शासक हुए, चाहे अंग्रेज हुए, चाहे आज की जो मीडिया हुई, उसको पिकनिक स्थान बना दिया, अन्यथा ऐसा क्षेत्र दिखाया कि ये मौज मस्ती की जगह। ऐसा नहीं है, वो तप का जप का साधन रहा है। और जो शाश्वत ब्राह्मण हुए, या जिस मठ के बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं, इसमें पांच तरह के जो ब्राह्मण हुए, उसमें शाश्वत ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा स्थान रहा वहां पे। और उधर में हम दक्षिण भारत के से लेके और गोवा तक के जो तीर्थ स्थल को हम कभी देखते हैं तो पूरा सनातन का इतिहास वहां समाया हुआ है। उसको हम जाने और उस संस्कृति को दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। अगले समाज के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए दूसरे चीज को वहां पे दिखाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज जो अनावरण भगवान राम के प्रतिमा का, विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा के हुआ है, या उसमें जो भी कार्य आगे होने जा रहा है और भी कुछ उसमें आगे होना है, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। हम बहुत खुश हैं। हमारे चाहे उत्तर भारत या दक्षिण भारत के जो कौशिक गोत्र के ब्राह्मण हुए, शाश्वत ब्राह्मण हुए, मैथिली ब्राह्मण हुए, सरयूपारी हुए, कानकुब्ज हुए, द्रविड़ ब्राह्मण हुए, 5 तरह के ब्राह्मण दक्षिण भारत में हुए और 5 तरह के उत्तर भारत में हुए। सबका एक केंद्र रहा है गोवा, प्राचीन काल में सबका केंद्र रहा है। बल्कि उस चीज को हम लोग जान नहीं पाए, हमारी पीढ़ी नहीं जान पाई, उसको जनाने की जरूरत आई। इतिहासकार बताते हैं शास्त्री जी कि गोवा के छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 1500 से 5000 मंदिर तक होने का अनुमान इतिहासकार लगाते हैं जी। कुछ ये भी अनुमान लगाते हैं कि 1600 से 2000 बड़े छोटे मंदिर और कुल देवता मंदिर हुआ करते थे। इतिहास बताता है कि पुर्तगाली प्रशासन ने 1540 से 1560 के बीच बड़े पैमाने पर मंदिर तोड़े और सालसेट तालुका में अकेले 300 से ज्यादा मंदिर, बारदेश में 280 से ज्यादा मंदिर और पूरे गोवा में हजारों पैगोडा मंदिर नष्ट किए गए। 1567 में पुर्तगाली आदेश में कहा गया था कि गोवा में एक भी हिंदू मंदिर बचना नहीं चाहिए।
ये है इतिहास, लेकिन कोई जानता ही नहीं, किसी को इस बारे में, मतलब कोई तो जानता होगा। कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, और ये कमाल हिंदुस्तान में ही हो सकता है। मुझे लगता है किसी दूसरे देश में ऐसा कमाल होना बहुत मुश्किल है। देखिए, प्राचीन समय में पुर्तगाली लोग जो हुए, इतना सनातन को क्षति पहुंचाए, मंदिरों को, देवालय को, शिवालय को, उस समय इनका एक मिशन था कि सनातन को, संस्कृति को, इस चीज को हटा दो इस जगह से, इतिहास इसको बदल के रख दो। भारत के और बहुत नहीं, ऐसा उसके बाद भी भूखंड- एक पर्टिकुलर नैरेटिव चलाया गया। गोवा को अगर दिखाया भी गया तो गोवा की जो संस्कृति थी उसको कभी वापस पाने की कोशिश नहीं की गई, या उसको उसका इतिहास वापस देने की किसी ने कुछ जहमत नहीं उठाई। गोवा को बताया गया कि वो एक अलग ही कल्चर है, वहां पर एक अलग ही संस्कृति चल रही है, वहां एक अलग ही धर्म का वर्चस्व है। अरे भाई, जो इतिहास था, कम से कम इतिहासकार या मौजूदा सरकार या उस समय की सरकार उसको वापस तो कर देती। सरकार भी आई ना देश आजाद के बाद, तो हमारे जो एचआरडी मंत्री बने, उनको क्या सनातन से लेना देना था, या क्या सनातन के ऊपर जानने की जरूरत थी? इन्होंने तो और सनातन को, संस्कृति को, या हमारी जो वेशभूषा थी उस चीज को इन्होंने अलग थलग करना चाहा। ये तो राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, देवताओं की भूमि है, इसी कारण इस नाम को कोई नष्ट नहीं कर पाया। बिल्कुल, राम तो अजय है, अविनाशी है, अनंत है जी, अगोचर है, इसीलिए लोग बिगाड़ नहीं पाए। ठीक। बिगाड़ने की कोशिश तो सब लोग की है, जी। थोड़ा कोई नहीं है राम को अस्तित्व को मिटाने के लिए। गोवा बल्कि जो वो कि सब आज मिट गए और राम जी, आज भी है। गोवा जो कि आज कई और वजहों से चर्चा में रहता है। कभी ये क्षेत्र समृद्ध शैव, वैष्णव और शाक्त परंपराओं का केंद्र माना जाता था। शास्त्री जी, एक बहुत बड़ी बात है और आज की जनरेशन को, आज के लोगों को भी इसे जानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।